नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रवासी कथा साहित्य की श्रृंखला में प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी निन्नी। ये कहानी उनके कहानी संग्रह कृत से ली गई है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निन्नी अभी अभी अस्पताल से लौटी है। ये खबर मुझे 4 दिनों की छुट्टी के बाद आई मेरी काम वाली ने दी। पता चला कई दिनों तक वो अस्पताल में रहकर उसी दिन लौटी थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के सतत प्रयत्न, ईश्वर की अनुकंपा तथा बीमारी को झेल जाने की अंदरूनी शक्ति के फलस्वरूप आज वो घर आ सकी, अन्यथा सभी निराश हो चुके थे। निराशा तो डॉक्टरों के बीच भी थी, किंतु हिम्मत के साथ अपने मरीज को बचाने का प्रयास अंत तक करना डॉक्टर का धर्म होता है, तो वे प्रयासरत थे तथा अंततः सफलता भी प्राप्त की। घर आने के बाद निन्नी को अधिक से अधिक आराम करने का आदेश मिला था। निन्नी को पुनः बीमारी से बचाना आसान कार्य नहीं था। वो चपल बालिका एक स्थान पर बैठने वाली कब थी। मैं वो दिन भूली नहीं थी जब 4 दिन की निन्नी मेरे अनुभवहीन एवं अनभ्यस्त हाथों से फिसल कर गिरने वाली थी। ईश्वर की कृपा से उसने मुझे उस दिन अपराधी होने से बचा लिया था। संभवतः निन्नी मेरे लिए इस कारण विशेष थी। निन्नी सम्मिलित परिवार में पली बढ़ी थी। सभी सदस्यों की प्रमुखता सम्मिलित परिवार की जान होती है। परिवार में बुआ चाची उसे परियों की कहानियाँ चुटकुलों के बीच बहला कर रखती थीं, जिससे उसका मन लगा रहे तथा अधिक आराम कर सके। सम्मिलित परिवार में उगते सूरज के साथ हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है और गृहिणियों का काम देर रात तक चलता रहता था। निन्नी को माँ जल्दी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो किसी न किसी काम में लगी रहती थी। उन दिनों घर की जिम्मेदारी सर्वोपरि थी। बीमारी से हाल में उबर कर आई निन्नी जिस कमरे में रहती थी उसमें 2 खिड़कियां थीं। निन्नी को खिड़की विशेष पसंद थी जो गली की ओर खुलती थी। अक्सर वो उसी खिड़की पर बैठकर बाहर खेलते हुए अन्य बच्चों को देखती रहती। इसी तरह थोड़ी बहुत खुशी पा जाती थी। बाहर खेलना उसे मना था, क्योंकि न्यूमोनिया जैसी घातक बीमारी से वो हाल ही में उबरी थी। सबको खेलते देख वो मायूस हो जाती थी। खिलाड़ी प्रकृति के होने के कारण कभी कभी तो बाहर खेलने के लिए हट करने लगती। उसका हट लोगों में भय उत्पन्न कर देता। अकस्मात अपनों के बीच से किसी प्रिय का हमेशा के लिए चले जाने की पीड़ा अभी कोई भूल नहीं पाया था, और अभी हाल में ही निन्नी की गंभीर बीमारी न्यूमोनिया से विशेष भयभीत उसकी माँ थी। यद्यपि अपनी भावनाओं को छिपाने की वो भरसक कोशिश करती थी। निन्नी की बड़ी बहन को लेकर उसकी अम्मा पहली बार गांव से शहर आई थीं, तब से इस परिवार में घुली मिली थीं। कई वर्ष हो चुके उस दुर्घटना के, जब इसी घर में न्यूमोनिया के कारण अम्मा ने पुत्र और निन्नी ने छोटा भाई खो दिया था। निन्नी की ऐसी उम्र नहीं थी जहाँ जन्म मरण का ज्ञान हो तथा मृत्यु का भय। अज्ञानता अक्सर व्यक्ति को बेखौफ बना देती है। उन्हीं दिनों त्योहारों का सिलसिला आरंभ हो गया था। दशहरा दीपावली के बाद अब छठ पर्व की धूम थी। बाल मन इस उत्साह से वंचित घर की दीवारों के बीच कैसे छिपा रहता। पड़ोस के घर में इस त्योहार की विशेष धूम थी। संध्या आराध्य देखना है कि रट लगा रखी थी। रो रो कर आफत मचा दी थी। बड़ों की समझदारी की बातें यदि बच्चे सरलता से समझ जाएं, तब वो बच्चों की श्रृंखला से बहिष्कृत न हो जाएंगे। अंततः निन्नी को छठ पर्व की संध्या का अर्घ्य देखने को मिल गया। ढलता सूरज अपना अद्भुत सौंदर्य बिखेर शनय शनय ढल रहा था। छठ के मधुर गीत संपूर्ण घाट को सुरीला एवं संगीतमय बना रहे थे। निन्नी जब से दुनिया को कुछ समझने लगी थी, ये उसका नया अनुभव था। इसके पूर्व उसने ना तो इस पर्व का कभी नाम सुना था और ना ही इसकी महत्ता, महिमा और आस्था के विषय में कुछ जानती थी। उस दिन निन्नी ने जिद तो पूरी करवा ली, पर घर आकर पुनः ज्वर की चपेट में आ गई। अपनी जिद का परिणाम उसके सामने था, किंतु निन्नी को जो अपार खुशी मिली, जो उसने अनुभव किया, वो बेजोड़ था। अपनी थोड़ी गलती समझ तो आई, परंतु इस उम्र में उससे सीख ना पाई कुछ। अपनी बीमारी के प्रति वो उसी तरह बेपरवाह बेखौफ थी। अब बीमारी को तो कोई अन्य उसके बदले नहीं झेल सकता। पुनः दवाई खाना, मनपसंद खाना ना मिलना, खेलने की सख्त मनाही, इन सब से उसे ही तो निपटना था। इसके अलावा उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। परिवार के अन्य बच्चों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ये बात उसे धीरे धीरे परेशान करने लगी। उसके मन में एक मायूसी पनपने लगी। उसे स्वयं भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन व्यवहार उसका कुछ इस तरह होने लगा था
जिससे उसके भीतर चलने वाले द्वंद्व मुखर होने लगे थे। कभी किसी से झगड़ा न करने वाली निन्नी का छोटी छोटी बातों तक पर झगड़ा होने लगा। बोली की मिठास नज़ारत होने लगी। पढ़ाई की ओर से वो तो और भी लापरवाह होने लगी थी। इन सब बातों से सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि कहीं बिखराव था। कोमल विकसित पुष्प कहीं कुमला रहे थे। यही तो विशेष समय होता है जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव पक्की होती है। निन्नी के मन से यदि स्वयं पर से भरोसा उठ गया तो शेष जीवन दूभर हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से वो डरने लगी थी। अपनी क्षमता का वजन हल्का महसूस करने लगी थी वो दिन प्रतिदिन। पास के एक मिडिल स्कूल में प्रतिदिन लेजिम का अभ्यास कुछ दिनों पूर्व शुरू हुआ था। निन्नी को अत्यंत रुचिकर लगा। साइकिल का पैडल तेजी से चलाती गंगा दीदी का रोज का आना जाना उसके मन को बहुत भाता था, जो उसके अंतर मन को एक आत्मविश्वास की नई ऊर्जा दे गया। दुबली पतली सांवली सी दिखने वाली इस महिला में विचित्र तेज था, जो निन्नी के लिए धीरे धीरे एक उदाहरण बन रहा था। लेजिम तो अन्य लड़कियां सीखती थीं, किंतु निन्नी हर रोज अपनी बहन का केवल साथ देने जाती थी। गंगा दीदी में कुछ तो ऐसी शक्ति थी जो निन्नी को प्रभावित कर रही थी। निन्नी ने लेजिम की सारी भंगिमाएं प्रतिदिन देखते हुए सीख ली थी। गंगा दीदी केवल निन्नी को देख मुस्कुरा देती थीं, तो क्या एक प्यार भरी मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि किसी में परिवर्तन ला दे। अचानक उन्होंने एक दिन निन्नी को पास बुलाकर बाल सुलभ बातें की। लेजिम तुम भी सीखोगी? निन्नी फौरन बोल पड़ी, मुझे तो सब आता है। निन्नी खुश हो गई और सारी भंगिमाएं एक के बाद एक पूर्ण विश्वास के साथ सही सही कर उनको दिखाई। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने कैसे सब सीख लिया था अन्य लड़कियों को देख देख कर। उसने ऐसा महसूस किया कि उसमें वे योग्यता हैं, कुछ भी कर पाने की लगन मेहनत है, जिसे वो उस दिन पहचान पाई। उसमें एक विशेष जागरूकता आई। फिर क्या था, व्यक्तित्व की पहचान बनाने कर्म पथ पर बढ़ चली। गंगा दीदी उसे भी सदाकत आश्रम लेकर गईं, जहां 15 अगस्त का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। सबसे छोटी होने के कारण उसे प्रथम पंक्ति में स्थान मिला, जो उसके लिए अनमोल निधि थी। इस अनायास प्राप्त अवसर के द्वारा उसे नई रोशनी दिखी। निन्नी ने शुरुआती शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त नहीं की थी। मौखिक गिनती तथा वर्णमाला उसने चलते फिरते याद कर ली थी, किंतु लिखित रूप से सीखने में उसने अपनी माँ को बेहद परेशान किया। घर में कुछ लिखना सिखाने के विचार से जब माँ उसे स्लेट पर चौक से लिखना सिखाने का प्रयास करती, तब वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचती जैसे वो उसके लिए खेल हो। माँ का अनुसरण वो करती ही नहीं थी। तंग आकर वो उसे डांटती और भगा देती थी। निन्नी के हर काम में कुछ मौलिकता दिखती थी, जो उसे अन्य बच्चों से पृथक करती थी। मौलिक विचार हों या कोई नवीन कार्य क्षेत्र, जल्दी लोगों द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती। यही कारण था कि निन्नी की ओर से सबको चिंता थी, किंतु निन्नी बेफिक्र, उसे इतनी समझ कहाँ थी। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो डगमगा गई थी। निन्नी संभवतः कड़ाई से दिए निर्देश से पूरी तरह विचलित हो जाती थी। तब वो कुछ भी सीखने या ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती थी। बाल मन की भावनाओं को समझना आसान नहीं। पढ़ाई की ओर से निन्नी का मन अकारण नहीं हटा था। उसमें योग्यता की कमी है। उसने अपने बारे में कुछ ऐसा विचार बना लिया था, अर्थात अपने और भाई बहन से पीछे रह जाने की भावना ने उसे संभवतः घेर रखा था। उन्हीं दिनों निन्नी के पापा को एक ज़रूरतमंद स्वयं एक उच्च कक्षा का विद्यार्थी किसी मित्र के घर मिल गया। उनको एक विद्यार्थी और निन्नी को एक दक्ष गुरु। यदि गुरु कुशल हो तो विद्यार्थी में अपनी कुशलता प्रमाणित करने का प्रयास करने लगता है। उन गुरु ने निन्नी की विचारधारा को तराशा, उसमें आत्मबोध का बीज अंकुरित किया। हीन विचारों से मुक्त कर नवीन सक्षमता का बोध उनके उस गुरु ने ही करवाया था। 6 महीने के उपरांत उनकी कहीं नौकरी लग गई थी, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। मात्र 6 महीने के उनके सानिध्य ने निन्नी के जीवन को नूतन गति देकर काया पलट कर दिया था। वो एक समझदार, कर्तव्यनिष्ठ, स्वावलंबी विद्यार्थिनी बन गई थी। वो गुरु स्वयं मात्र एक विद्यार्थी थे, जो अपनी पढ़ाई के खर्च की व्यवस्था खुद करने के कारण छोटी कक्षा को विद्यादान देते थे। वो इस तरह एक ज्वलंत उदाहरण बनकर निन्नी का मार्गदर्शन कर रहे थे। निन्नी को उनके व्यक्तित्व में और लोगों की अपेक्षा कुछ विशेष दिखा, जो था उनका परिश्रम, लगन और ऊंची सोच, जो औरों से हटकर थी। वो किसी पर आश्रित नहीं थे। उनके सारे गुणों को जाने अनजाने वो स्वयं में उतारने की कोशिश करती रही। बड़ी होती हुई निन्नी उन सभी हस्तियों की आभारी थी, जिन्होंने उसे सोच की ऊंचाई दी, जिन कारणों से सही निर्णय की क्षमता उत्पन्न हुई।
निन्नी के जन्म से पूर्व एवं उपरांत बाल मनोविज्ञान की महत्ता इतनी प्रचलित नहीं थी और न ही उसके लाभ के प्रति जागरूकता थी। बच्चों का मन क्या, कैसे और कहाँ से ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व में जाने अनजाने उतार लेता है, ये अब तक अज्ञात है। बच्चों की परवरिश भिन्न भिन्न परिवेश कभी कभी कहीं न कहीं जाने अनजाने में कुंठित हो जाती थी अथवा उनकी योग्यता उनके रुझान के अनुसार नहीं हो पाती थी। निन्नी में भी कुंठा पनप रही थी, पर वो संभल गई थी। मार्गदर्शन की कमी के कारण बहुत से होनहार बच्चे भी गुमराह हो सकते हैं। जीवन यात्रा किसी की भी सरल नहीं होती। उतार चढ़ाव व्यवधानों के बीच राह बनाकर आगे बढ़ना ही जीवन है। निन्नी को ये समझने में देर जरूर लगी, पर एक बार मन में घर कर गई तब वो उसी के अनुसार अपना कदम बढ़ाती चली गई। नित्य नए नए अनुभव के बीच से गुजरना, कठिनाई का सामना करना और हल निकालना, तीनों तरह की परिस्थितियां न आई हों ऐसा तो असंभव है, पर उसने धैर्य और मेहनत से सफलता पाई। बचपन पार करने के बाद बचपने की अपनी बात खुद ही निन्नी को अजीब सी लगती है। हट के कारण अपने प्रियजनों को चिंता में डालना किसी भी प्रकार उचित नहीं था, किंतु यदि हर बात समझ में आ ही जाती तब नासमझी क्यों कहलाती और मैं बच्ची क्यों कहलाती, वो मन ही मन सोचती। निन्नी को अपनी ये गलती बिल्कुल भी पसंद नहीं, किंतु ऐसा कोई तरीका नहीं कि पुनः गलतियों को सुधारा जा सके। निजी अनुभव के बाद उसने भी मनोविज्ञान का क्षेत्र चुना। उसको इस विज्ञान की गहराई तक जाकर और समझना था। उसे बच्चों के मन में उमड़ते सवालों के उत्तर ढूंढने थे। अच्छे बुरे, गलत सही, ईर्ष्या प्रेम, हठ विद्रोह के मूल कारण जानने का प्रयास करना था। ये विषय जटिल था, पर इसका अध्ययन निन्नी का लक्ष्य एवं चुनौती बन चुका था। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त विदेश गई, जहाँ से पढ़ाई पूरी कर वापस लौट आई। निन्नी के विचार से बच्चों के समुचित विकास के लिए बाल मनोविज्ञान की अनिवार्यता को समझना जरूरी है। सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान है, जिसमें बच्चों के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास एवं व्यवहार की बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बचपन से लेकर जीवन के हर उम्र में बच्चों की अनेक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस आधार पर विकसित अधिकांश बच्चे सफल नागरिक बन समाज को उत्तम सहयोग दे सकते हैं। अपवाद हर जगह की भांति यहाँ भी संभव है। निन्नी अपनी कच्ची उम्र की नासमझी जिद के परिणाम को अब अच्छी तरह समझ गई थी। यही मुख्य कारण था कि बच्चों के मन का अध्ययन करने की ओर उसकी उत्कंठा जागृत हुई थी। आज वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफल हो एक कुशल मनोचिकित्सक के तौर पर जानी जाती है। उसे समय रहते अपनी कमियों का एहसास हो गया था। कुछ प्रेरणा अपने करीबी संपर्क में आए व्यक्तित्व से ली थी। संगत से निन्नी के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं, समाज की रीति रिवाजों का भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। निन्नी अपने कार्य में व्यस्त थी। अधिक से अधिक बच्चों के विकास में सहायक हो, यही उसके जीवन का मात्र उद्देश्य बन गया है। जिस काम में रुचि हो वो काम शिद्दत से निभाने में उसे तुष्टि मिलती है। निरंतर नई खोज करने का उसका प्रयास रहता है, जिससे वो अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। लोक सेवा उसका धर्म था और यही उसकी पूजा। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक उत्तम और ज्ञानवर्धक कहानी निन्नी। प्रेमा श्रीवास्तव जी का नया कहानी संग्रह वो दूसरा पुरुष भी प्रकाशित हो चुका है, जैसा कि आप कवर फोटो में देख रहे हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।